दिवाली से 2 या 3 दिन पहले की बात है। कमरे की झाड़ पोंछ कर रहा था। अचानक एक पुरानी चिट्ठी हाथ आ गई। चिट्ठी पिताजी की थी, 15-20 साल पुरानी। पिताजी अब इस दुनिया में नहीं है, इसलिए हाथ का काम छोड़कर मैं इस चिट्ठी को पढ़ने लगा। पिताजी ने लिखा था, भैया, कल शाम तुम्हारे बुलाकी बाबा इस दुनिया जहान से कूच कर गए। मरना तो एक दिन सभी को है, लेकिन वह हमारे गांव के एक हीरा आदमी थे। यह चिट्ठी पढ़कर मैं बड़ी देर तक अपने गांव की पुरानी यादों में खोया रहा। बुलाकी बाबा सचमुच हीरा आदमी थे। उनके जैसा आदमी अब ढूंढे नहीं मिलेगा। गांव की तरक्की का कोई काम हो या मुसीबत में फंसे किसी आदमी की मदद की बात हो, बुलाकी बाबा सबसे आगे नजर आते। मेहमानों की आवभगत भी उनके जैसी अब भला कोई क्या करेगा। गांव घर का कोई आदमी हो या किसी और गांव का, बड़ा बूढ़ा हो या बालक, उनके घर के सामने आने जाने वाला हर कोई उनका मेहमान ही होता था। बड़े अपनापे से उसे चौपाल में ले जाकर बिठाते। आम के मौसम में देसी बड़े बड़े आम से और काले काले फलेंदा जामुन से मेहमान का सत्कार होता। ईख का मौसम हो तो दही मिले रस का गिलास सामने आ जाता। उपले की आग में भुनी शकरकंद या खेत से उखाड़ कर लाई गई नई भुनी मूंगफलियां परोस दी जाती। बारिश के दिनों में दुधिया मकई के भुने भुट्टों से आवभगत होती। अगर किसी फसली चीज का मौसम ना हुआ तो मिट्टी की हांडी में पकाए गए गुलाबी दूध का गिलास पेश कर दिया जाता, जिसके ऊपर मलाई की मोटी परत जमी होती। मेहमानों की आवभगत में बुलाकी बाबा को सुख मिलता था, एक ऐसा सुख जिसकी बराबरी कोई दूसरी चीज नहीं कर सकती। घर आने वाले लोगों के अलावा भी वे हर रोज बहुत तरह के मेहमान खोज निकालते। गांव के किसी घर में बेटी दामाद, बहू बेटा या कोई और आता तो वह भी उनका मेहमान ही होता था। अपने यहाँ की फसली चीजें या दूध दही उसके लिए बुलाकी बाबा खुद लेकर जाते। एक बार की बात है, मैं शहर से गांव जा रहा था। स्टेशन पर रेलगाड़ी से जैसे ही उतरा कि वहां बुलाकी बाबा दिख गए। वह किसी मुकदमे की पेशी निपटाकर तहसील से लौट रहे थे। स्टेशन से मेरा गांव 6-7 किलोमीटर है। सूरज डूबने जा रहा था और शाम उतर रही थी। मैंने सोचा कि बुलाकी बाबा के साथ बोलते बतियाते चला जाऊंगा, अकेलापन महसूस नहीं होगा। उनके पास एक गठरी थी, बड़ी सी। मेरे पास एक अटैची और एक झोला था। मेरा सामान भारी नहीं था, आसानी से लेकर पैदल चला जा सकता था। हाँ, बुलाकी बाबा की गठरी जरूर वजनदार लगती, लेकिन वह जिद पर अड़ गए। कहने लगे, लाओ अपना सामान मुझे दो, तुम थक जाओगे। मुझे सामान लेकर पैदल चलने की आदत है। मैंने हर तरह से समझाने की कोशिश, लेकिन बुलाकी बाबा माने नहीं। अपनी गठरी के साथ मेरी अटैची भी कंधे पर रख ली, झोला भी जिद करके एक बाह में टांग लिया। कोई 1.5 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद फतेहपुर का थाना आया। बुलाकी बाबा ने थाने के गेट के पास पहुंचकर कहा, भैया, दरोगा साहब का कुछ सामान लाया हूं, वह उनको दे दूं, फिर चलता हूं। हम लोग थाने के अंदर गए। जानते हैं दरोगा जी का क्या सामान उनके पास था? 2 किलो दशहरी आम। तहसील से चलते हुए बुलाकी बाबा ने दरोगा जी के बालकों के लिए खरीदे थे। आम देने के बाद बुलाकी बाबा ने मेरी तरफ इशारा किया और कहा, दरोगा जी, ये हमारे गांव के बैद जी के बड़े बेटे हैं। शहर में पढ़ते हैं, छुट्टियों में गांव जा रहे हैं। पैदल चलने की आदत कभी रही नहीं। अगर आप रात भर के लिए एक साइकिल का इंतजाम करा दें तो बड़ा एहसान होगा। भोर होते ही भिजवा दूंगा। मैं हैरान, शर्म से पानी पानी हुआ जा रहा था। बुलाकी बाबा ने अपने मन की यह बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? अगर बताई होती तो मैं ऐसा बिल्कुल भी ना करता। दरोगा जी मन में सोच रहे होंगे कि कैसा छुई मुई है बैद जी का बड़ा बेटा, 5-6 किलोमीटर पैदल भी नहीं चल सकता। मगर अब तो कुछ नहीं हो सकता था। मेरे नहीं नहीं कहने के बाद भी साइकिल आई और मुझे उसी से गांव जाना पड़ा।
आप सोचते होंगे कि बुलाकी बाबा भी मेरे ही साथ साइकिल से गांव गए होंगे। अगर आपने उनको देखा होता तो ऐसा कभी ना सोचते। कहते थे कि मैं आज तक साइकिल पर कभी नहीं बैठा। इस सीकिया सवारी पर बैठते बड़ा अजीब लगता है। मन में डर भी रहता है कि कहीं गिर न जाऊं तो बुढ़ौती में बैठे ठाले जग हंसाई होगी। इसलिए बुलाकी बाबा ना तो खुद साइकिल पर बैठने को राजी हुए, न ही अपने पास कोई सामान दिया। बोले, भैया मुझे इस सब की आदत है, तुमको अंधेरे में सामान लेकर साइकिल चलाने में तकलीफ होगी। मेरे गांव पहुंचने के कोई आधे घंटे बाद बुलाकी बाबा गांव पहुंचे। सबसे पहले वे मेरे ही दरवाजे पर रुके। मेरे झोले और अटैची के अलावा 2 किलो दशहरी आम भी सामने मौजूद थे। यानी यहाँ भी वह नहीं चूके। पिताजी से कहा, बड़े भैया आए हैं, उनकी खातिरदारी के लिए लाया हूँ। सवेरे खेत से खुदवाकर शकरकंद भी भेजूंगा। तो ऐसे हीरा आदमी थे बुलाकी बाबा। उन दिनों मेरे गांव की पंचायत के मुखिया ठेकेदार दूबे हुआ करते थे। उनको भी मैं बाबा ही कहता था। ठेकेदार बाबा की बुलाकी बाबा के साथ लाग डांट चला करती थी। दोनों के बीच कचहरी अदालत भी होती थी। आपस में आना जाना भी बहुत कम होता। मगर गांव की पाठशाला बुलाकी बाबा की चौपाल में लगा करती थी। पाठशाला की अपनी इमारत तब तक बनी नहीं थी, तो ठेकेदार बाबा के बेटे बेटियां बुलाकी बाबा के दरवाजे पढ़ने जाते थे। उसी दौरान की बात है। ठेकेदार बाबा का छोटा बेटा किशन अपने बाग में आम बीनने गया हुआ था। वहीं न जाने कैसे उसके पैर में खजूर का एक बड़ा सा कांटा चुभ गया। खजूर का कांटा बड़ा जालिम होता है, बहुत कड़ा, नोकीला और कोई 2 इंच 2.5 इंच लंबा। तो खजूर का कांटा किशन के पैर में आर पार हो गया। खून की धार बह चली। किशन की उम्र तब 9-10 साल रही होगी। बाग में वह बिल्कुल अकेला था। एक तो कांटे की टीस और फिर धार बांधकर बहता खून। किशन धाड़े मार मार कर रो रहा था। पड़ोस में ही बुलाकी बाबा का आमों का बाग था। संयोग से उस समय वे अपने बाग में ही थे। जोर जोर से रोने की आवाज सुनकर दौड़े दौड़े वहां गए। देखा कि किशन अकेला बैठा पीड़ा से छटपटा रहा है। उसके पैर की तरफ नजर गई तो मामला संगीन लगा। कांटा पैर के आर पार हो गया था। हाथ से निकाला नहीं जा सकता था। तब बुलाकी बाबा ने किशन को अपने कंधे पर बिठाया और तेज चाल में गांव की तरफ चल पड़े। किशन को लेकर बुलाकी बाबा पहले सीधे अपने घर गए। हल्दी डालकर गरम गरम दूध पिलाया ताकि खून का बहना धीमा हो। फिर वे सीधे ठेकेदार दुबे के दरवाजे पहुंचे। सभी भौचक कि आज यह अजूबा कैसे हो गया। किसी ने सपने में भी ना सोचा था कि बुलाकी कभी ठेकेदार के दरवाजे आएंगे। सबके अचरज पर पानी डालते हुए बुलाकी बाबा ने पहले ठेकेदार बाबा की एलगी की, फिर कहा, दुबे जी, हमारी आपकी कचहरी अदालत अपनी जगह है और इंसानियत का सवाल अपनी जगह। किशन भैया की जिंदगानी से बढ़कर तो कचहरी अदालत नहीं हो सकती ना। वहां मौजूद सभी लोग पानी पानी हो उठे। किसी ने पीछे से कहा, बुलाकी सिंह सचमुच बहुत बड़े दिल के इंसान हैं। सन 42 के साल मेरे पिताजी ने गांव में स्कूल खोलने का मन बनाया। तब भी बुलाकी बाबा सबसे पहले बढ़कर आगे आए। उन दिनों मेरे गांव के आसपास 10-12 मील तक कोई स्कूल नहीं था। गांव के ज्यादातर बच्चे पढ़ाई लिखाई से दूर थे। आसपास के दूसरे गांवों के बच्चों का भी यही हाल था। तभी पिताजी के दिमाग में स्कूल की बात आई थी। गांव के दक्षिणी सिरे पर हमारे खानदान के पुरखों की पुरानी जमीन पर स्कूल की नींव रखी गई। बुलाकी बाबा और मेरे पिताजी ने घर घर जाकर बच्चे इकट्ठे किए और फूस के छप्पर डालकर पढ़ाई का काम शुरू हुआ। गांव के ही लोगों से 4 आना 8 आना चंदा लेकर मास्टरों की तनख्वाहें दी जाती। लेकिन 2-3 साल बाद जब वे छप्पर पुराने होकर बरसात में टपकने लगे तो बड़ी मुसीबत हो गई। कई बार छुट्टी भी कर देनी पड़ती थी। यह देखकर
एक दिन बुलाकी बाबा ने मेरे पिताजी से कहा, वैद भैया, बरसात की वजह से लड़कों की पढ़ाई का बड़ा नुकसान हो रहा है। इस तरह तो स्कूल उखड़ भी सकता है। इसलिए जब तक स्कूल की अपनी इमारत का बंदोबस्त नहीं होता, तब तक मैं अपनी चौपाल उसके लिए देता हूँ। उनकी इस बात से मेरे पिताजी को बहुत बल मिला। वे बोले, बुलाकी काका, अब मुझे यकीन हो गया कि अपना स्कूल कभी टूटने नहीं पाएगा। और उसी हिसाब से मेरी माँ को बहुरिया। शुरू के दिनों में मेरे घर में कुआं नहीं था, बाहर के कुएं से पानी लाना होता था। उन दिनों का चलन यह था कि घर की औरतें या बेटियां घर से बाहर कम आया जाया करती थी। इसलिए दिन के वक्त घर में पानी पहुंचाने का काम दादाजी और पिताजी के पास दवा और इलाज के लिए आने वाले लोग करते थे। सुबह शाम इसके लिए बुलाकी बाबा अपने बेटों और भतीजों को भेजते। कतकी या माधी के गंगा मेले और चैत के महीने में होने वाले फूलमती देवी के मेले का भी बुलाकी बाबा बड़ा ध्यान रखते। एक दिन पहले ही शाम को आकर कह जाते, भैया, बहुरिया से कह देना कि तैयारी रखे, मैं बैलगाड़ी लेकर आऊंगा। गंगा मेला के दिन में माँ सुबह 4 बजे ही उठ जाती। साथ ले चलने के लिए पूड़ी, कचौड़ी, तरकारी और तरह तरह के पकवान तैयार करती। फिर हम सब लोग मुंह अंधेरे बुलाकी बाबा की बैलगाड़ी में बैठकर गंगा नहाने जाते। फूलमती देवी का मेला चैत के महीने में लगता था। वह 2 दिन का होता था और शाम को शुरू होकर रात भर चलता था। दूर दूर से दुकानदार मिठाइयों और बिसात खाने की अपनी दुकानें लेकर मेले में आते। कई तरह के झूले और रहट लगते। नौटंकी तमाशे की कंपनी आती। रात में 10 बजे के बाद जब नगाड़ा रमकता, तो मेले का रंग अपने पूरे निखार पर आता। नौटंकी के कलाकार अपनी लहकती हुई आवाज में चौबेला या बहरे तबील गाते, तो रात के सन्नाटे में मीलों तक आवाज गूंजती। घरों में सोने की तैयारी कर रहे लोगों तक के दिल फड़क उठते। वे बिस्तर गोल करके मेले की ओर चल पड़ते। इसलिए फूलमती के मेले के लिए हम लोग गांव से रात के 9 बजे खा पीकर रवाना होते थे। 4-5 मील का फासला था। 1-1.5 घंटे में आराम से तय हो जाता था। बैलगाड़ी हाँकते हुए बुलाकी बाबा हम लोगों को मजेदार कहानियां भी सुनाते चलते। उन कहानियों में एक कहानी कस्तूरी सिंह की भी थी, जो मुझे सबसे अधिक पसंद थी। हर साल फूलमती के मेले जाते हुए मैं बुलाकी बाबा से वह कहानी सुनाने को जरूर कहता। इस तरह चौधरी कस्तूरी सिंह की कहानी मैंने बुलाकी बाबा की जुबानी इतनी बार सुन डाली कि अब तक याद बनी हुई है। हाँ तो भैया, चौधरी कस्तूरी जोधा आदमी थे। यही फूलमती देवी के मंदिर के पास उनकी बहुत बड़ी गढ़ी थी। उसकी दीवारें खूब मोटी और खूब ऊंची ऊंची कंगूरेदार थी। चौधरी साहब उस गढ़ी में अपनी माँ के साथ अकेले रहते थे। शादी विवाह चौधरी ने किया नहीं था। देवी मैया को भक्ति में दिन रात डूबे रहते। मगर चौधरी थे बड़ी आन बान वाले आदमी। वैसे ही उनकी माताजी भी थी, बड़ी बहादुर और निडर औरत। बुलाकी बाबा अपने खास लहजे में आवाज के उतार चढ़ाव के साथ कहानी सुनाते रहते। बैलगाड़ी चलती रहती और राह कटती जाती। आज ठीक ठाक उनके लहजे में तो कस्तूरी सिंह की कहानी याद नहीं रह गई है, लेकिन उसने मेरे मन पर अपना असर बहुत गहरा छोड़ा। आज भी गांव जाता हूँ तो बुलाकी बाबा के उसी लहजे में कस्तूरी सिंह की कहानी सुनने का मन होता है। वह जगह देखने का मन होता है जहां उनकी गढ़ी थी। बरगद का वह पेड़ देखने का मन होता है जिस पर सन 1857 के गदर में गोरों ने कस्तूरी सिंह का सिर काट कर टांगा था। मेरे बचपन के दिनों में वह बरगद का पेड़ था। हमारी बैलगाड़ी उसी के पास से गुजरती थी। लेकिन आज वह बरगद नहीं है। चौधरी की गढ़ी के खंडहर भी अब मंदिर की चारदीवारी में घुस गए हैं। वहां अब किसी को भूले बिसरे भी कस्तूरी सिंह की याद नहीं आती। लेकिन मैं अपने गांव से 700-800 किलोमीटर के फासले लेकिन मैं अपने गांव से 700-800 किलोमीटर के फासले पर बैठा हर रोज एक बार कस्तूरी सिंह को जरूर याद करता हूँ।
इसलिए याद करता हूँ कि चौधरी और उनकी विधवा माँ ने मुल्क की आज़ादी के लिए अपने खून की आखिरी बूंद तक बहादुरी के साथ दी थी। अगर बुलाकी बाबा ने अपने खास तरह के लहजे में वह कहानी बार बार मुझे ना सुनाई होती तो शायद मैं भी कस्तूरी सिंह को याद न रख पाता। तो ऐसे हीरा आदमी थे मेरे गांव के बुलाकी बाबा। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।